हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज है 5th जनवरी और 5th जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आज एनालाइज करेंगे। इस द हिंदू एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है विथ पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी और कौन सी न्यूज़ हम छोड़ सकते हैं। ओके, शुरू करेंगे उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। यू आर व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से यू विल डू। तो आप वो हैं जो आप करते हैं, आपके एक्शंस आपको डिफाइन करते हैं। आपकी डे ड्रीमिंग आपको डिफाइन नहीं करेगी, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है यूपीएससी जब के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की जर्नी में कई बार आप डे ड्रीमिंग करने लग जाते हो कि मैं तो कलेक्टर बन गया, मैं आईएएस बन गया, मैं आईपीएस बन गई, ये सब कुछ ठीक है। डे ड्रीमिंग को छोड़कर हमको रियलिटी में आना है, और हम जो करते हैं, हमारे जो एक्शन हैं, वही हमारे गोल को डिसाइड करेंगे कि हम वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो हमें ज़्यादा ध्यान देना है अपने एक्शंस पे, और बातें कम करनी है, डे ड्रीमिंग कम करना है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन दीज 3 प्लेटफॉर्म्स। आप मुझसे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको मयूरी भागवानी के नाम से मिल जाऊंगी। यहाँ हम हमारी लेक्चर की डेली पीडीएफ अपलोड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ क्विज के क्वेश्चन भी लेते हैं डेली, जिसमें हम आज जो भी डिस्कस किया है, हमने जो भी सेशन में डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड कुछ प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। इसको आप देख सकते हो। अच्छा, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी शाम तक। ओके, इसके अलावा मेल आपको इस आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, और साथ में आप मुझसे ट्विटर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों का एक डाउट था कि मैं लेट क्यों हो जाती हूँ इसको अपलोड करने में। देखो पहले क्या था कि मैं किसी चैनल के साथ एसोसिएटेड थी, वहाँ पे मुझे बस वीडियो बनाना होता था, मैं वहाँ पे भेजती थी, बाकी सब काम एक टीम करती थी। अभी मुझे ही सारा वीडियो बनाना है, मुझे ही इसकी एडिटिंग करनी है, मुझे ही इसको अपलोड करना है, तो थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, अपलोड होने में भी टाइम लग जाता है। तो लेक्चर बन जाता है, लेकिन अपलोड होने में कभी कभी टाइम लग जाता है। तो प्लीज बेयर विथ मी फॉर सम टाइम, जब तक मुझे इसमें आदत हो जाए इसकी। उसके बाद 2-4 दिन के बाद मुझे लगता है कि फिर ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो हम आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। अच्छा, एक चीज और कि आज हम GS1 में हमारे पास कोई न्यूज तो नहीं है, लेकिन एंड में हम एक ज्योग्राफी डोज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे मैपिंग उठाएंगे और ज्योग्राफी डोज हम एक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ज्योग्राफी। ओके, GS2 में हम इंटरनेशनल रिलेशन में चाइना न्यूक्लियर आर्सेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो कल ही एक न्यूज आई थी जिसमें हमने देखा कि जो 5 कंट्रीज हैं, P5 कंट्रीज हैं, जिनके पास जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इन 5 कंट्रीज ने बोला कि हम जो न्यूक्लियर स्प्रेड है इसको रोकेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर स्प्रेड को रोकेंगे। और आज ही चाइना ने ये कह दिया, देखो ये कल की न्यूज़ है, कि 5 कंट्रीज ने बोला कि हम अपने देश, अपने वर्ल्ड के देशों में न्यूक्लियर स्प्रेड को रोकेंगे। लेकिन आज ही चाइना ने ये कह दिया कि हमारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं उनको हम बढ़ाएंगे, उनको मॉडर्नाइज करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हो आयरनी। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम में हम देखेंगे डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में। गवर्नेंस में हम देखेंगे वन नेशन वन एनजीओ। ये जो है, ये कोई स्कीम नहीं है। ठीक है, ये एक सरकाजम के तौर पे ये टाइटल दिया गया है, वन नेशन वन एनजीओ। एनजीओस के ऊपर जितना यहाँ पे कर्व लगाया जा रहा है, उनके ऊपर जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, तो यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि इतनी रिस्ट्रिक्शन रही तो सिर्फ एक ही एनजीओ रह जाएगा हमारे देश में। ठीक है, तो उस सेंस में ये चीज कही गई है। तो ये द हिंदू का एडिटोरियल है, इसको डिस्कस करेंगे। हमने आज से 1-2 दिन पहले एनजीओस के बारे में डिस्कस किया था, शायद कल भी हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग CSR, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एनजीओस को फंडिंग दे सकती है। ठीक है, कॉर्पोरेट हाउसेस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू एनजीओस को फंडिंग दे सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, एनजीओस की फंडिंग का बहुत इशू है। पूरा होलिस्टिकली मैं आपको इस इशू में समझाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा लास्ट 3-4 दिन से यहाँ पे एनजीओस बहुत न्यूज में है। पहले इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी, फिर कल हमने देखा कि किस तरह से इनको कॉर्पोरेट हाउसेस की फंडिंग के साथ जोड़ा गया, और आज इसके ऊपर तीसरा आर्टिकल आया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमको क्या करना है, हमको लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करना है, सो दैट हमारा एक भी चीज, एक भी टॉपिक ना छूटे, क्योंकि देखो सब कुछ लिंक्ड होता है। ओके, देन हेल्थ में आयुष आहार के बारे में देखेंगे। एंड देन GS3 में हम देखेंगे सिक्योरिटी में मल्टी एजेंसी सेंटर के बारे में। एंड देन GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, आज ज्यादा आर्टिकल्स है नहीं, जो भी आर्टिकल हैं उनको हम होलिस्टिकली देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा आर्टिकल है स्टेट्स टोल्ड टू शेयर इंटेल ऑन कॉमन ग्रिड। तो यहाँ पे स्टेट्स को, यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा है स्टेट्स को कि इंटेलिजेंस, आप अपनी इंटेलिजेंस इनपुट दीजिए मल्टी एजेंसी सेंटर को। ठीक है, ये मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है, बेसिकली ये एक काउंटर टेररिज्म ग्रिड है।
ठीक है, काउंटर टेररिज्म ग्रिड है। ये काउंटर टेररिज्म ग्रिड क्या होती है? काउंटर टेररिज्म ग्रिड यानी कि एक नेटवर्क है जिसमें काउंटर टेररिज्म या टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जितने भी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो लाए जाते हैं। और ये किसका पार्ट है? ये आईबी का पार्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पार्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपको पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम क्या होता है। यहाँ पे ये सिक्योरिटी के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है और उस हिसाब से ये सबको, ये जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन रहती है ये सबको प्रोपोगेट करती है इंडिया में, सो दैट हमारी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। ठीक है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत यहाँ पे एक ग्रिड बनाई गई है, एक नेटवर्क बनाया गया है जिसको हम काउंटर टेररिज्म ग्रिड कहते हैं। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये ग्रिड है। इसका नाम है मल्टी एजेंसी सेंटर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा है सभी स्टेट्स को कि इस मल्टी एजेंसी सेंटर का यूज करते हुए आप सभी स्टेट्स जो है, कुछ भी इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास आता है तो आप इस मल्टी एजेंसी सेंटर पर डाला कीजिए। ठीक है, आप अपने इनपुट्स को इस पर डाला कीजिए सो दैट सभी के पास वो इनपुट पहुंच जाए और आईबी के पास भी वो जो इनपुट है वो पहुंच जाए। ठीक है, तो ये कब बना, मल्टी एजेंसी सेंटर वगैरह कब बना था? तो ये 2001 में, देखो आईबी कब बना, 2001 में कारगिल वॉर के बाद बना था। ठीक है, अब जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनके जितने भी डीजीपी हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, वो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें अपने स्टेट के बारे में, अपनी रीजन के बारे में, और जो भी इनपुट्स होते हैं उनके पास वो मल्टी एजेंसी सेंटर तक पहुंचाएं। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, मल्टी एजेंसी सेंटर जो है इसके साथ 28 एजेंसीज जुड़ी हुई हैं। ठीक है, 28 एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इस प्लेटफॉर्म का पार्ट है, जिसमें रॉ भी एक है, आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, सॉरी रॉ भी एक है इसमें, आर्म्ड फोर्सेस भी हैं इसमें, और स्टेट पुलिस भी है। तो ये मल्टी एजेंसी सेंटर देखो, ये आईबी का इनिशिएटिव है, इसके साथ रॉ जुड़ा हुआ है, इसके साथ स्टेट पुलिस जुड़ी हुई है, इसके साथ सारी आर्म्ड फोर्सेस भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये जो मल्टी एजेंसी सेंटर है बेसिकली ये क्या काम करेगा, ये कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। ठीक है, रॉ, आईबी, स्टेट पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, इन सभी को एक साथ कनेक्ट करेगा और जो भी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होगी वो सब तक पहुंचाएगी ये ग्रिड। ठीक है, तो ये मल्टी एजेंसी सेंटर ये काम करेगा। अभी क्या देखा जाता है यूजुअली कि स्टेट्स जो है ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते प्लेटफॉर्म्स पे, थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कारण क्या होता है, जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए देश की सिक्योरिटी के लिए वो मिल नहीं पाती, उसमें गैप्स आ जाती हैं। तो इसको एक पुश देने के लिए, ठीक है, इसको सुधारने के लिए ये मल्टी एजेंसी सेंटर का यहाँ पे हाईलाइट किया गया है काम, और ये कहा गया है कि आप सभी अपने इनपुट्स इसको दीजिएगा। ओके, आज का आपका पहला क्वेश्चन, आज का आपका पहला क्वेश्चन, रॉ और आईबी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत मूवीज भी देखी होंगी। आप मुझे बताएंगे कि रॉ और आईबी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रॉ का मतलब क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो इंटेलिजेंस के लिए काम करती है, और आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी इंटेलिजेंस के लिए काम करती है, लेकिन दोनों के काम करने का क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या काम है बेसिकली, ये आप मुझे बताओगे, डिफरेंस क्या है दोनों में ये बताओगे। ओके, अब देखो थोड़ा सा मल्टी एजेंसी सेंटर के बारे में हम देख लेते हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल एजेंसीज एक साथ यहाँ पे काम करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं फॉर द इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर जैसे वो काउंटर टेररिज्म हो सकते हैं या कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज हो सकती है। तो मल्टी एजेंसी सेंटर जो है ये आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत फंक्शन करती है। ये आईबी जो है ये नोडल एजेंसी है इंटेलिजेंस इनपुट्स को शेयर करने के लिए। दूसरी चीज ये कि जो मल्टी एजेंसी सेंटर है ये 2002 में ऑपरेशनलाइज हुआ था, हालांकि इसको रीवैम्प किया गया है 26/11 के अटैक्स के बाद। तो पहले 2002 में ये बन चुका था लेकिन फिर ये ढीला पड़ रहा था, डोरमेंट हो रहा था। 26/11 के अटैक्स के बाद, 26/11 के अटैक्स के बाद इसको वापस से रिवैम्प किया गया है। हर एजेंसी, चाहे फिर वो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर सारे ऑफिसर्स, जितने भी स्टेट्स के ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे मल्टी एजेंसी सेंटर्स के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे ऑन द डेली बेसिस। ओके, स्टेट लेवल पे भी एक स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया जाएगा जो कि सेम टाइप में फंक्शन करेगा। ओके, तो आपको अगर पूछा जाए कि मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है तो आपको ये समझ में आना चाहिए। एक और चीज मैं बता दूं कि अभी कुछ समय पहले एक और सेंटर बहुत न्यूज में था जिसका नाम था क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्राइम एमएसी जो था ये एनसीआरबी का था, और यहाँ पे इसका काम था कि ये जो क्रिमिनल हीनस क्राइम्स जो होते हैं, हीनस क्राइम्स जो होते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे इस ग्रिड पे शेयर होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। ठीक है, ये डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, जो सोशल क्राइम होते हैं हमारे देश में उससे रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा ये हीनस क्राइम्स क्या होते हैं, कोई भी क्राइम हीनस क्राइम कब कहा जाता है लॉ में, जब उसकी जो सजा होती है वो 7 ईयर्स से ज्यादा होती है। ठीक है, 7 ईयर या 7 ईयर से ज्यादा अगर उस क्राइम के लिए सजा मिलती है तो उसको हम हीनस क्राइम्स कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की।
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डैम सेफ्टी एक्ट चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट। तो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे एक पार्टी है डीएमके की जो पार्टी है, इसके एमपी हैं एक, ठीक है, डीएमके के एक लोकसभा मेंबर है, ये हाई कोर्ट गए हैं, मद्रास हाई कोर्ट, और इन्होंने बोला है जो डैम सेफ्टी एक्ट है उसके अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पे एक पिटीशन दायर की है, और ये कहा है कि जो डैम सेफ्टी एक्ट है ये फेडरलिज्म के कंसेप्ट के अगेंस्ट जाता है, और ये जो स्टेट है, स्टेट की जो जितनी भी पावर्स होती हैं रिगार्डिंग द डैम्स, ये उनसे ये पावर छीनता है और यूनियन को ये पावर्स देता है। तो ये एक्ट क्या करता है, ये एलिगेशन है कि ये एक्ट फेडरलिज्म को काउंटर करता है, फेडरलिज्म को वायलेट करता है, स्टेट्स की पावर को छीन के ये जो सेम पावर है यूनियन को दे देता है। ये चीज यहाँ पे कही गई है इस जो जिन्होंने पिटीशन दायर की है उनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो वर्ड डैम है ना इस एक्ट में, ये डैम भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, बहुत वेगली डिफाइंड है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि यूनियन यहाँ पे इसका फायदा उठा के यहाँ पे काफी सारी पावर्स जो है स्टेट की उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन इसके अंतर्गत नहीं बताई गई है। और तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि डैम सेफ्टी एक्ट क्या है, क्या इसकी जरूरत है, इसको सबको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इंडिया में सबसे ज्यादा थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा डैम्स बने हुए हैं, ऑपरेशनलाइज्ड डैम्स जो है हमारे देश में 5,000 से ज्यादा है, लगभग 6,000 हो रहे, 5,700 कुछ डैम्स हैं, ठीक है। अगर आप नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स, ये जो रिपोर्ट है ये 2019 की रिपोर्ट है, नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स, ये बोलती है कि 67 डैम्स जो है हमारे देश में वो 20th सेंचुरी के हैं, और लगभग 1,000 से ज्यादा डैम्स ऐसे हैं जो 20th सेंचुरी के भी पहले 70 साल में बने, यानी कि 1900 से लेके 1970 तक के ये डैम्स बनाए हुए हैं। मतलब ये समझ रहे हो इतने पुराने डैम्स हैं ये। तो 20th सेंचुरी के ये डैम्स हैं, इसीलिए यहाँ पे यूजुअली देखा जाता है कि डैम फेलियर होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, इनका बहुत ज्यादा वियर एंड टियर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 42 इंस्टेंसेस हुए हैं अभी तक डैम फेलियर के, 1979 के बाद से लेके अभी तक जो है 42 इंस्टेंसेस हो चुके हैं डैम फेलियर के। अब आपको पता है जब डैम फेल होता है तो एक बहुत बड़ी फ्लड आती है जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 42 इंस्टेंसेस हुए हैं अभी तक डैम फेलियर के, और यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहती है कि ये एक एपेक्स बॉडी की तरह फंक्शन करेगी, ठीक है, जो स्टेट्स को एडवाइस करेगी ऑन द इश्यूज ऑफ डैम सेफ्टी। आज तक डैम सेफ्टी एक्ट को अगर छोड़ दें हम, डैम सेफ्टी एक्ट के अलावा आज तक कोई भी स्पेसिफिक सेंट्रल लॉ नहीं बना है जो इस सब्जेक्ट यानी कि डैम्स के सब्जेक्ट पे, डैम सेफ्टी के सब्जेक्ट पे इस पे एक्सप्लिसिटली बात करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्ट है इसीलिए जरूरी था क्योंकि अभी तक कोई भी डैम सेफ्टी के लिए कोई भी एक्सप्लिसिट एक्ट नहीं बनाया गया था, कोई भी ओनरशिप को लेकर नहीं बनाया गया था, कोई भी मेंटेनेंस को लेकर, इनके डैम्स की मेंटेनेंस को लेकर कोई भी एक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये सब कुछ पहले क्या होता था कि स्टेट्स के पर्व्यू में आता था कि ऑपरेशनलाइज कैसे हो रहा है डैम, ओनरशिप किसके पास है, मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं, ये सब कुछ पहले स्टेट के दायरे में आता था। अब ये चीज कही गई है कि ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो और सीडीएसओ यानी कि सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों जो है इसके लिए फंक्शन करेंगे, एपेक्स बॉडी है, ये एड एंड एडवाइस करेंगे स्टेट्स को, ठीक है। इसके अलावा जो डैम सेफ्टी एक्ट है वो भी इसकी बात करता है। जुलाई 1986 में एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स थी, उन्होंने ये कहा सेंटर को कि आप एक लेजिस्लेशन बनाइए जो कि स्पेशली डैम सेफ्टी से डील करे ना। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको ये सब चीजें क्यों बताई, क्योंकि हमको जरूरत तो है, डैम सेफ्टी एक्ट की जरूरत तो है, ये हमको इन सब चीजों से पता चलता है। अब देखो यहाँ पे भी आप ये जो फिगर देख रहे हो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, फ्लड ऑफ मिसमैनेजमेंट, डैम्स वर द रूट कॉज ऑफ फ्लड्स इन द पास्ट डिकेड। तो पास्ट डिकेड में सबसे ज्यादा डैम्स के कारण ही फ्लड्स आई हैं। जैसे आप देखो उत्तराखंड में तहरी डैम के कारण 2 बार फ्लड आई है, उकई डैम के कारण गुजरात में आई रिसेंटली, फिर बाण सागर के कारण मध्य प्रदेश में आई, ऐसे आप सबका देख सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको केस स्टडी के फॉर्म में आप मेंस के आंसर्स में कोट कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है डैम सेफ्टी एक्ट की। तो देखो डैम सेफ्टी एक्ट पहले देखते हैं कि काम क्या करता है, फिर हम देखते हैं सिग्निफिकेंस। तो ये लेजिस्लेशन करता क्या है, तो यहाँ पे बिल नहीं, ये एक्ट हो गया है अब तो, ठीक है। तो ये एक्ट जो है ये उन सभी डैम्स को कवर करेगा जिनकी हाइट 15 मीटर से ज्यादा है, और कुछ केसेस में जिनकी हाइट 10 से 15 मीटर है उनको भी यहाँ पे ये कवर करेगा। इसके अंतर्गत 2 नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, पहला है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी और दूसरा है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। जो कमिटी है नेशनल कमिटी ऑन
ऑन डैम सेफ्टी है, ये पॉलिसी मेकिंग करेगी, पॉलिसीज बनाएगी और जो भी नेसेसरी रेगुलेशन है उनको रिकमेंड करेगी। दूसरा है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ये क्या करेगी, जो भी पॉलिसीज इन्होंने बनाई है, कमेटी ने बनाई है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे एक स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी फॉर्मेशन किया जाएगा, स्टेट कमिटीज भी बनाई जाएगी डैम सेफ्टी पे, ये भी अपना अपना काम करेंगी स्टेट के दायरे में रह के। ओके, और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि डैम ओनर जो रहेगा ना वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी मेंटेनेंस होगा और जो भी सुपरविजन होगा डैम का, उसके लिए डैम जो ओनर है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो डैम फेल हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट के कारण डैम फेल हो जाता है तो उसकी ओनरशिप, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ओनर के पास जाएगी। ओके, अब क्या सिग्निफिकेंस है इस डैम सेफ्टी एक्ट की, तो देखो यहाँ पे जो डैम है हमको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सस्टेन एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। ठीक है, लेकिन ये जो एक्ट है ये हमने बनाया, ये एक्ट क्या क्या करेगा, ये एक्ट क्या करेगा, बेसिकली एक यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर लाएगा हमारे देश में। अभी तक एक तो हमारे देश में कोई भी लॉ नहीं है, वो एक तो लॉ लेकर आ रहा है, दूसरी चीज यूनिफॉर्म लॉ ला रहा है ये। ठीक है, यूनिफॉर्म सेफ्टी प्रोसीजर्स लेके आ रहा है, पूरे देश में एक ही तरह के यहाँ पे लॉ चलेगा रिगार्डिंग द डैम सेफ्टी। ठीक है, तो ये चीज है। इसके साथ साथ क्या होगा, सेफ गार्ड बेनिफिट्स होंगे इसके, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ का सेफ गार्डिंग होगी, लाइफ स्टॉक की सेफ गार्डिंग होगी, प्रॉपर्टी की सेफ गार्डिंग होगी, डैम फेलियर होने से रोका जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी इश्यूज हैं डैम सेफ्टी से रिलेटेड, जैसे कि रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ डैम्स, इमरजेंसी एक्शन प्लान, कॉम्प्रहेंसिव डैम सेफ्टी रिव्यू, ये सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाएगा, सेफ्टी मैनुअल्स, ये सब कुछ कवर किया जाएगा इस डैम सेफ्टी एक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, डैम सेफ्टी के लिए यहाँ पे पूरा ओनर्स डैम ओनर के पास जाता है। ठीक है, और अगर वो जो डैम ओनर है वो यहाँ पे उसका वो कोई भरपाई नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट पीनल प्रोविजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी भूल चूक होती है डैम बिल्डिंग में, डैम फेलियर हो जाता है, तो उसमें जो भी पीनल प्रोविजन है वो ओनर को यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद देखो कि क्यों इसके क्यों ये बिल, क्यों ये एक्ट जो है इतना ज्यादा कंटेंशियस है। अब तो ये एक्ट बन चुका है, बिल नहीं रहा, तो ये एक्ट इतना कंटेंशियस क्यों है, क्योंकि देखो लास्ट 10 सालों में क्या हुआ है कि अलग अलग स्टेट्स जो है उन्होंने इस तरह के लेजिस्लेशन को अपोज किया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो स्टेट्स की सॉवरेनिटी है अपॉन देयर डैम्स वो यहाँ पे कर्व हो रही है। पहले क्या था कि ये सब कुछ जो था डैम सेफ्टी से रिलेटेड सब कुछ, ये सब क्या देखते थे, स्टेट्स देखते थे। ठीक है, क्यों, हालांकि इसके लिए कोई लॉ नहीं था, लेकिन ये जो भी चीजें होती थी, ऑपरेशनलाइजेशन, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ डैम डैम का जो भी है ये स्टेट के हाथ में रहता था, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब यही चीज यूनियन के हाथ में जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो यहाँ पे कर्व हो रही है। दूसरी चीज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के भी अगेंस्ट है, ये एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, कुछ लोग ये भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो वाटर है ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट, आपको पता होगा कि 7th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट बताई गई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट लिस्ट टॉक्स अबाउट यूनियन सब्जेक्ट, सेकंड लिस्ट टॉक्स अबाउट स्टेट सब्जेक्ट एंड थर्ड लिस्ट जो है ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स की बात करती है। तो जो स्टेट है वो सेकंड लिस्ट का पार्ट है, यानी कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ओके, इसके बाद यहाँ पे कॉम्पनसेशन की भी कोई बात नहीं कही गई है। ये कहा गया है कि ओनर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन लोगों को क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा इसकी कोई बात नहीं की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है, जैसे तमिलनाडु जैसे जो स्टेट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर ये जो डैम सेफ्टी एक्ट आ जाता है तो हमारा जो डैम्स के ऊपर जो हमारा हक है, जो हम अपना होल्ड रखते हैं, हमारा जो कंट्रोल रखते हैं वो हमसे लूज हो जाएगा। जैसे तमिलनाडु ने बोला है कि मेरे तो बहुत बड़े बड़े 4 डैम है, जैसे मुलापेरियार डैम है, परम्बिकुलम डैम है, इस तरह के बहुत बड़े बड़े डैम है, इससे मेरा कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा। फिर उसके अलावा 2011 की भी एक रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि यहाँ पे सेंटर ये कह रही है कि हमने यूनियन लिस्ट का 56th एंट्री को इन्वोक किया है, जो कि ये बोलती है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में हो या कहीं पे भी हो, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और अगर यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो हम उसको यूनियन लिस्ट के अंतर्गत लाके यहाँ पे उसके ऊपर डैम सेफ्टी एक्ट जैसे एक्ट बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये कहा गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी चीजें हैं वो हम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लेजिस्लेशन बना सकते हैं फॉर द पब्लिक सेफ्टी। तो यहाँ पे ये कह के इन्होंने डैम सेफ्टी एक्ट बनाया है। तो सिर्फ एक हमने देखा था कि न्यूज आर्टिकल जो है हमारा, वो एक कंट्रोवर्सी की बात कर रहा था, एक कंटेंशन की बात कर रहा था कि ये सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है स्टेट्स की, ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, लेकिन हमने सारे ही यहाँ पे जो भी क्रिटिसिज्म थे इस एक्ट को लेकर ये सब कुछ यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो होलिस्टिकली ये वाला हमने कवर कर लिया है। अब देखो कुछ, एक ऑन अ लाइटर नोट, मुझे एक दो मेल्स आए जिसमें मुझे कुछ स्टूडेंट्स बहुत परेशान दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि मैम हमारा तो सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा यूपीएससी का, तो देखो
भाइयों और बहनों, सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होता यूपीएससी का, ठीक है। यूपीएससी का सिलेबस ये कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर यूपीएससी, ठीक है। तो सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होता यूपीएससी का। और ये आप मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि आपका प्रीलिम्स के पहले या मेंस के पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कैसे होगा, देखो करंट अफेयर तो डेली ऐड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम द हिंदू यहाँ पे कवर करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस को कोशिश करते हैं, आज हमने पीआईबी के भी कुछ आर्टिकल्स लिए हैं, फिर भी कहीं ना कुछ न्यूज़ ऐसी आ सकती है जो हमसे छूट जाए, ठीक है। क्योंकि ये तो कोई ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे बस ये पेपर में जो है वही पढ़ लो आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स रोज जुड़ते हैं, रोज हर साल इकोनॉमिक सर्वे नया आता है, हर साल बजट नया आता है, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट आप किसी ऐसे पर्सन से भी पूछोगे ना जिसने 6 अटेम्प्ट दिए हैं पूरे, उससे भी पूछोगे कि आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, तो वो बोलेगा नहीं कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस जो है वो कोई फिल्म नहीं है, वो एकता कपूर का सीरियल है, ठीक है, जो चलता ही जाता है चलता ही जाता है, तो इसकी टेंशन मत लेना, ऑलराइट। आगे बात करते हैं, देखो, चाइना टू मॉडर्नाइज न्यूक्लियर आर्सेनल। तो यहाँ पे चाइना जो है उसने बोला है कि अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मैं मॉडर्नाइज करूंगा, ठीक है, ये चीज कही है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यूएस और रशिया, ठीक है, यूएस और रशिया इन सब ने साथ में मिलके 5 जो कंट्री हैं, P5 कंट्रीज जो हैं, इन सभी ने साथ में मिलके बोला था कि हम यहाँ पे एक प्लेज लेते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड होने से रोकेंगे। उसके अगले दिन ही चाइना ने ये बोल दिया कि हम तो भाई अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाएंगे भी और मॉडर्नाइज भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो प्लेज हुई थी कल परसों की ही न्यूज है, जिसमें फेजर कंट्रीज जो है, फेजर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, फ्रांस, अमेरिका यानी कि यूएस, चाइना, इंग्लैंड यानी कि यूके और रशिया, इन 5 कंट्रीज ने एक प्लेज ली कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेयर जॉइंट कमिटमेंट था ये, कि हम यहाँ पे एक गोल अपने सामने रख रहे हैं, हम यहाँ पे एक वर्ल्ड बनाएंगे विच इज फ्री ऑफ ऑल द एटॉमिक वेपन्स, ऑल द न्यूक्लियर वेपन्स, और हम यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने से रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। यही सब बात हुई थी। उसके बाद आज क्या हुआ है कि यहाँ पे चाइना ने बोला कि हम तो अपने जितने भी आर्सेनल्स हैं उनको मॉडर्नाइज करेंगे। तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है चाइना, रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है। इन्होंने क्या किया है, अभी देखो इनके काम सुनो आप। यहाँ पे इन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की है जो 5 टाइम्स ज्यादा स्पीड से चलती है, साउंड की जो स्पीड होती है ना, साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज्यादा ये यहाँ पे तेज चलती है ये हाइपरसोनिक मिसाइल। उसके अलावा यूएस ने ये बोला कि चाइना जो है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ा रहा है, 2027 तक ये 700 वॉरहेड्स अपने प्रिपेयर कर लेगा, और 2030 तक ये 1000 वॉरहेड अपने प्रिपेयर कर लेगा। तो मतलब ये समझो कि चाइना अंदर अपने ये काम कर रहा है, ठीक है, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ा रहा है, और बाहर बोल रहा है कि कोई भी न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप मत करो, हम तो यहाँ पे न्यूक्लियर आर्मामेंट जो हो रहा है उसका बिल्कुल विरोध करते हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं। तो समझ रहे हो हिपोक्रेसी, तो ये सब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है, चाइना ने बोला कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स, अपनी पॉलिसी जो न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी है हमारी, वो तो सिंपल है, हम यहाँ नो फर्स्ट यूज पे बिलीव करते हैं, और यहाँ पे यूएस और रशिया जैसे हम नहीं है, ठीक है, यूएस और रशिया बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर्स हैं, हम ऐसे नहीं है, ठीक है। और यूएस और रशिया जो है, इन्होंने ये कहा है चाइना ने कि यूएस और रशिया के पास 90% ऑफ द न्यूक्लियर वॉरहेड्स है अर्थ पे, तो हम थोड़े बहुत डेवलप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। चाइना बोलता है कि हम तो नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी वाले लोग हैं, ठीक है, तो हम किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करेंगे, कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम अटैक करेंगे। अब देखो आप, जो पर्सन 2 दिन पहले ये बोल रहा था, जो कंट्री 2 दिन पहले ये बोल रही थी कि सभी को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, सभी को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड नहीं होने देना चाहिए, सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, 2 दिन बाद वही सेम कंट्री अपने देश में न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रही है, मॉडर्नाइज कर रही है, हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स है उसको टेस्ट कर रही है, ये सब कुछ कर रही है। तो उस पर भरोसा कर सकते हो क्या कि नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी जो है ये अपनाएगा और सच में इम्प्लीमेंट करेगा? तो ऐसा तो होना नहीं वाला है, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट था। एक चीज हम देख लेते हैं एनपीटी के बारे में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। कल या परसों भी हमने इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है? ये ट्रीटी बोलती है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये बोलती है कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड नहीं होने देंगे, और जो वेपन टेक्नोलॉजी है इसको हम यूज करेंगे सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे गोल है डिसआर्मामेंट का, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स कोई भी नहीं बनाएगा, यहाँ पे डिसआर्मामेंट होना चाहिए। सारे ही देश जो हैं वर्ल्ड के
वो इसको डिसआर्म कर दें, यानी कि छोड़ दें, वेपन्स को छोड़ दें, ये चीज़ कही गई है। अब ये ट्रीटी 1968 की है, ये फोर्स में आई थी 1970 में। 190 मेंबर्स हैं इसमें, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है? इंडिया इसका मेंबर नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, जो भी इसकी पार्ट बनी है, वो ये कहती हैं कि हम कोई भी प्रेज़ेंट या फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्ड करेंगे। जो भी हम न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ी बहुत हमारे पास है, उसको हम पीसफुल पर्पसेज़ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे आपको, अगर आप मेंबर हो तो आपको ये बोलनी पड़ेगी कि प्रेज़ेंट और फ्यूचर हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये इकलौती बाइंडिंग कमिटमेंट है, ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट है इन अ मल्टीलैटरल ट्रीटी टू द गोल ऑफ डिसआर्मामेंट बाय न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के साथ वाली एक ट्रीटी है ये, जिसमें कि ये बोला गया है कि हम यहाँ पे डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ेंगे और ये बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है? तो इसमें देखो, ये समझो कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ना, इसमें 190 मेंबर्स है। इसमें से 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन-कौन से हैं? जो फ़ेज़र मैंने आपको बताया पीछे, वो 5 स्टेट्स जो हैं ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, यानी कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बाकी जो 185 है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और ये ट्रीटी बोलती है कि आप कभी डेवलप करोगे भी नहीं, ठीक है? फिर ये जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टीज़ हैं, ये डिफ़ाइन की जाती है कि वो पार्टीज़ जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया या एक्सप्लोर किया न्यूक्लियर वेपन बिफोर 1 जनवरी 1967। तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ना, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इन्होंने 1967 के पहले न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर लिया था, एक्सप्लोर कर लिया था या बना लिया था। इसीलिए इनके 5 के पास ही ये न्यूक्लियर वेपन है, बाकी किसी के पास नहीं है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया ने बोला मैं तो इसको जॉइन नहीं करूँगा, और इंडिया 5 कंट्रीज़ हैं टोटल जिन्होंने या तो जॉइन नहीं किया है या तो जॉइन करके छोड़ दिया है, ठीक है? तो ये 5 कंट्रीज़ में से इंडिया है। इंडिया ने हालाँकि कभी जॉइन ही नहीं किया। और कौन-कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान है, इज़राइल है, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान। ये 5 कंट्रीज़ ने एनपीटी को, अभी एनपीटी के मेंबर्स ये नहीं है। इंडिया ये कहता है कि एनपीटी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिया बोलता है कि आप हमसे बोलते हो कि हम डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़े, हम न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे डेवलप ना करें, और आप खुद करे जा रहे हो, ठीक है? यहाँ पे दूसरा इश्यू ये भी है कि यहाँ पे कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल डिसआर्मामेंट की आप बात कर रहे हो कि हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप बोलते हो कि एक कंट्री जिसके पास वेपन है, वो यहाँ पे दूसरी कंट्री को ना दे। यानी कि आप हॉरिजॉन्टली बोलते हो कि यहाँ पे इसका स्प्रेड ना हो। लेकिन वर्टिकल प्रोलिफरेशन की तो आपने यहाँ पे कोई बात ही नहीं करी है। आप ये तो समझते ही नहीं हो कि जो कंट्री के पास यहाँ पे वेपन है, वो यहाँ पे इसको और डेवलप करता जा रहा है, और डेवलप करता जा रहा है, तो उसके यहाँ पे, तो उस देश में तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे आप वर्टिकल जो प्रोलिफरेशन है, इसको आप यहाँ पे लेते ही नहीं हो कंसिडरेशन में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन की बात करते हो, तो ये तो गलत है। दूसरा, यहाँ पे हैव एंड हैव नॉट्स का भी इशू है। यहाँ पे आपने एक कैटेगरी बना दी। जो हैव्स हैं वो हमेशा डोमिनेंट रहेंगे, जो फेजर कंट्रीज हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर दिया। एक तो देखो डिस्क्रिमिनेशन देखो, यहाँ पे आपने डेवलप कर लिया और आप दूसरे देशों को बोल रहे हो कि आप डेवलप मत करो। तो यहाँ पे ये तो हैव्स हो गए, ये 5 कंट्री, बाकी सारे देश हो गए हैव नॉट्स, तो हमको हैव नॉट नहीं बनना। तीसरी चीज़ ये भी है कि इंडिया जो है उसके पास इतने बढ़िया जो बढ़िया पड़ोसी हैं, एक साइड है पाकिस्तान, दूसरी साइड है चाइना। इतना भरोसा है हम लोगों को इन पे कि क्या ही कहें, ठीक है? तो ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन है। तो भई हम कैसे डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ जाएँ, ठीक है? हम कैसे ये ट्रीटी साइन कर दें? तो ये इश्यू है। तो हम इसको, इस तरह की इंटरनेशनल ट्रीटी को अपोज़ करते हैं, क्योंकि हमका हमारा मानना है कि हम ये नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे आस-पास के देश जो हैं, वो ये नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये पूरा इश्यू था एनपीटी से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है हमारा आज का एडिटोरियल व्हिच टॉक्स अबाउट एनजीओ। वन नेशन वन एनजीओ रिजाइन की बात करता है ये। तो एनजीओ बेसिकली है क्या? तो वर्ल्ड बैंक की आप मानो तो एनजीओ बोलता है, एनजीओ का मतलब ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये, जो कि किस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती हैं? ये ऐसी एक्टिविटीज़ में काम करती हैं जो कि किसी के सफरिंग्स को रिलीव कर दे। यहाँ पे पुअर के, जो पुअर पीपल हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और बेसिक सोशल सर्विसेज को प्रोटेक्ट किया जाए, कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ काम हो। तो ये सब कुछ काम करती है एनजीओ, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इन दोनों से अलग है, ठीक है? ये एनजीओ भी है और एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है? अब थोड़ा-सा हम इस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, यहाँ पे कहा गया है कि अभी-अभी क्या हुआ है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं, कुछ एनजीओज़ के एक्सटेंड किए गए हैं, कुछ एनजीओज़ के रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है, रिन्यू करने से मना कर दिया गया है। इसके कारण क्या हुआ कि जो एक रूटीन एक्सरसाइज हुआ करती थी, ठीक है? रिन्यू करना रजिस्ट्रेशन को, जो एक रूटीन एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब वो रूटीन एक्सरसाइज ना रह के वो एक यहाँ पे एक इशू बन गया है ऑफ द सर्विलेंस ऑफ द डायग्नोस्टिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रांटिंग परमिशन में एक पैरालिसिस देखा जा रहा है। आप परमिशन देने
के लिए तैयार ही नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें देखी गई, हमने नए लॉज़ आए हैं जिसके अकॉर्डिंग हर एनजीओ को एसबीआई की अपनी दिल्ली ब्रांच में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा एसबीआई के बैंक में, और यहीं पे सारा जो भी फॉरेन फंड आता है, फॉरेन डोनेशन आते हैं इनको, वो सिर्फ इसी अकाउंट में ये रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो सिर्फ रूरल एरियाज में काम करते हों, छोटे छोटे एनजीओज हों, तो वो कैसे फॉरेन फंडिंग फिर अचीव कर पाएंगे, फॉरेन फंडिंग को कैसे वो रिसीव कर पाएंगे। तो ये भी एक इशू है। दूसरी चीज यहाँ पे ये कहा गया कि जो सेंटर है उन्होंने बोला है कि हर जो भी एनजीओ है उसके जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी उसके जो ओनर्स हैं, उनको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से। तो यहाँ पे सर्विलेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एनजीओ हैं जिनका जो लाइसेंस है, जो एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है फॉर रिसीविंग फॉरेन फंड अंडर एफसीआरए एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। जैसे कि एक बहुत फेमस एनजीओ है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये मदर टेरेसा का जो नोबेल लॉरेट है, मदर टेरेसा का एनजीओ था, उनको भी यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई है कि आप फॉरेन फंडिंग को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे और भी ऐसे एनजीओ हैं जिनका कैंसिलेशन किया गया है, परमिशन उनको नहीं दी गई है। तो एक तरह से ऑथर ये मानते हैं कि ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लगभग 20,000 जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, इनका यहाँ पे कैंसिल किया गया रजिस्ट्रेशन कि आप यहाँ पे से फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते कहीं से भी, ठीक है। इसमें से सिर्फ 89 ऐसी हैं जिन्होंने खुद से कैंसिल कराया है, बाकी सबका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने आप यहाँ पे कैंसिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अटैक माना जा रहा है ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो नए रेगुलेशन आए उसमें ये कहा गया है कि जो बड़ी एनजीओ हैं, जैसे कि ऑक्सफैम वगैरह, जो बड़े एनजीओ हैं, वो क्या करते हैं कि फॉरेन फंडिंग को अचीव करते हैं, फॉरेन फंडिंग को रिसीव करते हैं, और फिर छोटे छोटे जो एनजीओ हैं उनमें इस फॉरेन फंडिंग को बांटते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे एनजीओ है, जैसे नीश एनजीओ जो है, जो एबल नहीं है फॉरेन फंडिंग इकट्ठा करने के, उनको भी यहाँ पे फंडिंग मिल जाती है। अब क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट हो गया तो यहाँ पे जो एबिलिटी है सब ग्रांट करने की नीश ऑर्गेनाइजेशंस को, वो भी खत्म हो गई, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग के सोर्स होते नहीं है नीश ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो इनको फॉरेन फंडिंग मिलती है बाय दिस लार्ज एनजीओज। तो ये भी अब खत्म हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी आपको फंडिंग मिलेगी, फॉरेन फंडिंग मिलेगी, उसको आप कितना यूज करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में, इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो आप एक छोटा पोर्शन ही अपने फंडिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज में यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके कारण क्या हो रहा है कि चोकिंग हो रही है ना एनजीओ की, वो काम ही नहीं कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं होगा तो बाकी काम कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सर्विलेंस डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने क्या किया, पैन कार्ड लिंक करा दिया, आधार कार्ड लिंक करा दिया, उसके बाद आपने बोला कि इसी ब्रांच में ओपन करो अकाउंट। तो यहाँ पे आप डाटा को सर्विलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, ठीक है। अब इसके दो इश्यूज हो सकते हैं कि इतने सारे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, ये दो कारणों से हो सकते हैं। पहला कारण तो जो गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे देश की सॉवरेनिटी यहाँ पे खतरे में हो सकती है। हो सकता है कि ये एनजीओ मनी लॉन्ड्रिंग करें, तो इसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि एनजीओ लॉज को वायलेट करें। हो सकता है कि एनजीओ जो हैं ये यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाए। तो ये सब कुछ हो सकता है, इसीलिए हम इनके ऊपर रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है, जो ऑथर कह रहे हैं, जो क्रिटिक्स कह रहे हैं, वो ये कि ये एनजीओ क्या करते हैं, एनजीओ जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं, जो सोसाइटी है उसको ये राइट दिलाते हैं कि आप भी अपने क्वेश्चंस पूछो, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराओ। तो क्योंकि गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसलिए तो एनजीओ के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी करना है तो आप ये बताओगे कि ये एलिगेशन है, ऐसा नहीं बोलोगे कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, एनजीओ किसके लिए काम करते हैं, अंत्योदय के लिए काम करते हैं, यानी कि जो सबसे पुअर है उसके लिए काम करते हैं। अगर एनजीओ के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे तो क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब देखो, एनजीओ की फंक्शनिंग की भी बात करें तो यहाँ पे 3 वर्टिकल्स पे बात की गई है। पहला वर्टिकल है जो बात करते हैं इफिशियंसी की, कि इफिशियंसी के साथ काम करना एनजीओ का मेजर मोटिव रहता है। प्रॉपर डिलीवरी देना, अकाउंटेबिलिटी स्टेट की इंश्योर करना, ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कैसे होगी, जब फंडिंग होगी। इसके बाद दूसरी चीज ये है कि दूसरा वर्टिकल ये है कि एनजीओ एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी के लिए भी काम करते हैं, तो इंटरजनरेशनल जस्टिस के लिए काम करते हैं। फिर तीसरी चीज यहाँ पे नीश कॉजेज के लिए काम करते हैं। नीश कॉजेज यहाँ छोटे छोटे कॉजेज, जो स्टेट डायरेक्टली यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। जैसे जो स्टेट है इतनी छोटी छोटी वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए आगे नहीं आ सकता, वहां पे ये एनजीओ काम करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, गूंज एक एनजीओ है, ठीक है। इस एनजीओ ने क्या किया, इस एनजीओ ने बहुत सारे ऐसे जगह थी जहाँ पे लोगों के पास कपड़े नहीं थे प्रॉपरली पहनने के लिए, तो उनको
क्लॉथिंग डिस्ट्रीब्यूट करी। तो ये सब कुछ यहाँ पे करती है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि फॉरेन फंडिंग की ही क्या ज़रूरत है एनजीओज़ को? तो ये ज़रूरत है क्योंकि फंडिंग बहुत ज़्यादा एनजीओज़ को मिलती नहीं है इंडिया में। दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉजेज़ जिनके लिए काम कर रहे हैं, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। कुछ कॉजेज़ की, कुछ सोशल कॉजेज़ की कोई बाउंड्री नहीं होती कि सिर्फ़ इधर ही आप पूछ सकते हो फंडिंग का। जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये बहुत बड़े-बड़े एनजीओज़ हैं जो सभी नेशन से यहाँ पे लेते हैं फंडिंग, ठीक है। इसके अलावा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अलग-अलग एरिया से उनके पास फॉरेन फंडिंग आती है। अब यहाँ पे हमको समझने की ज़रूरत है कि ये कोई फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर बेस्ड नहीं होते एनजीओज़, कोई रैशनल बेसिस नहीं होता इनका, ठीक है। इनका जो बेसिस होता है दैट इज़ जस्ट सोशल कॉज़, ये इसी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो हमको इनको सपोर्ट करना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डुअलिटी हो रही है। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तो अपने देश में अलाउ कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तो हम वेलकम कर रहे हैं, लेकिन वहीं फॉरेन डोनेशंस को हम मना कर रहे हैं एनजीओज़ के लिए, तो ये तो सही नहीं है। उसके बाद इसको तो हमको सही करना ही है। इसके साथ-साथ हमको कॉर्पोरेट हाउसेज़ को भी साथ में लाना चाहिए। कॉर्पोरेट हाउसेज़ अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंतर्गत 2% जो डोनेट करते हैं, वो एनजीओज़ को अगर डोनेट करें, तो एनजीओज़ भी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएँगे और प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है सिटीजनरी के साथ, ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी हमारा बढ़ पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे देश में बहुत कम एनजीओज रह जाएंगे। उसको सरकास्टिकली इन्होंने कहा है वन नेशन वन एनजीओ, ठीक है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसके पॉइंट्स आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ओके। एक छोटा सा आर्टिकल और है आयुष आहार के बारे में, ये पीआईबी का आर्टिकल था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा। आयुष आहार क्या है? तो एक रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक नया इनिशिएटिव लेके आया है जिसको आयुष आहार कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशनल डाइट को प्रमोट किया जाएगा, हेल्दी लिविंग को प्रमोट किया जाएगा। अब आयुष क्या है? आयुष आप सभी को पता होगा। आयुष क्या है? ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सिस्टम है हेल्थ केयर का इंडिया का। तो इंडिया के ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को हमने आयुष के फॉर्म में अब बनाया है। इस ये सिंपल जो है सिंबलाइज करता है आयुर्वेदा को, योगा को, नेचुरोपैथी को, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी, इन सभी को ये सिग्निफाई करता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसके कुछ पॉजिटिव फीचर्स की हम बात करें तो ये डाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है मेडिसिन सिस्टम की इंडिया की। अफोर्डेबिलिटी है इस सिस्टम में, एक्सेसिबिलिटी है, और ये जनरल पब्लिक तक आसानी से पहुंच सकता है। एक्सेप्टेंस ज़्यादा है क्योंकि ट्रेडिशनल है। इसके साथ साथ ये कंपेरेटिवली लेसर कॉस्ट का है, ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है इसकी, और साथ में इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको लार्जर सेक्शन तक पहुंचाने का, ओके। अब आगे बात करते हैं कुछ और इनिशिएटिव्स क्या है आयुष मिनिस्ट्री के। तो एक है नेशनल आयुष मिशन, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, इस आयुष मिनिस्ट्री की। और इसमें क्या होता है कि आयुष सिस्टम जो है मेडिसिन का, उसका डेवलपमेंट और प्रमोशन किया जाएगा, और इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक। फिर आहार क्रांति मिशन, इसमें बेसिकली अवेयरनेस फैलाई जाती है अबाउट द न्यूट्रिशन। फिर कुछ नए पोर्टल्स आए हैं आयुष के, जैसे एक CTRI है यानी कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर रिसर्च मैनेजमेंट को लेकर है। फिर सही एक है शोकेस ऑफ आयुर्वेदिक हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स। फिर एक ई मेधा। इस तरह के कई सारे यहाँ पे पोर्टल्स बनाए गए हैं, इसको एक बार जरूर देखना, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल बनाया गया है, एक नया पोर्टल है जो कि बात करता है कि जो अलग अलग डिसीज कंडीशन है उसमें कैसे आप आयुष सिस्टम के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो ये चीज बताई गई है इस क्लिनिकल केस रिपोजिटरी में। उसके बाद आयुष संजीवनी ऐप भी है। ये संजीवनी ऐप क्या करती है, ये सिग्निफिकेंट स्टडी करती है और डॉक्यूमेंटेशन करती है। जितने भी आयुष इंटरवेंशन हुए हैं, जितने भी नई इनोवेशन डिस्कवरी हुई है मेडिसिन की, उन सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करती है ये आयुष संजीवनी ऐप, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अभी इन्होंने क्या किया था, कोविड-19 पेशेंट्स में भी जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे उनका भी मैनेजमेंट जो था वो इसी के थ्रू हुआ था, आयुष संजीवनी ऐप के थ्रू, ठीक है, समझ गए। ये हो गई हमारी सारी बात। आज हम देख लेते हैं ज्योग्राफी डोज के बारे में। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंडियन ओशन के आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। इंडियन ओशन के आइलैंड्स कौन कौन से हैं? तो देखो ये आपको दिख रहा है इंडिया, इंडिया के नीचे ये है इंडियन ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक बार आप देख लेना, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ देख लेना। कल भी टेलीग्राम चैनल पे हमने पोस्ट किया था एक क्वेश्चन विच टॉक्ड अबाउट दिस नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी तरह से इसको डिस्कस करेंगे कि देखो ये सेशल्स है एक, तो फिर ये मालदीव्स है, इसके बाद यहाँ पे एक अजम्पशन आइलैंड है, ये सेशल्स का ही पार्ट है। ये डियोगा गार्सिया जो है ये मालदीव्स का ही पार्ट है। फिर ये आगालेगा आइलैंड है, मडेगास्कर है और मॉरिशस है। ये याद रखना कि जो इक्वेटर है हमारी, वो इसके ऊपर से गुजरती है, इन सभी के ऊपर से गुजरती है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो मैंने बनाई है वहां सबसे गुजरेगी, इन सभी के सेशल्स मालदीव इन सभी के ऊपर से गुजरती है इक्वेटर, ठीक है। आप मुझे मुझे बताओगे, सेकंड क्वेश्चन आपका आज का ये है कि एशिया में कहाँ कहाँ से जो इक्वेटर है वो गुजरती है, ठीक है।
ये हम आप मुझे बताओगे। इसके अलावा देखो एक चीज़ ये भी देख लो कि 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल ये सब कहाँ पे आता है? तो देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते हैं यहाँ पे कहीं पे, ठीक है? इनके बीच में अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये पूरा अंडमान आइलैंड है और ये है निकोबार आइलैंड्स। इन दोनों के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। फिर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे छोटा-सा आपको लक्षद्वीप दिखेगा। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स जो हैं इनके बीच में आता है 9 डिग्री चैनल। फिर मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में आता है 8 डिग्री चैनल। तो देखो जो मालदीव्स है उसको 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है इंडिया से, समझ गए? तो ये याद रखना। तो ये चैनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने जो कल आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स को मैं अब कल डिस्कस करूंगी, ठीक है? क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।